दोस्तों नमस्कार। कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन बड़ी पथरीली है और उस पथरीली जमीन पर राजनीतिक लहरों को पढ़ पाना हर किसी के बूते की बात होती नहीं है, और खास तौर से तब जब उस पथरीली जमीन पर रहने वाले वोटरों की तादाद एक साथ एक तरीके से सोचने लगे और दूसरी तरफ सत्ता और सियासत लगातार अपने औरे को दिखलाए या फिर अपने जरिए ही मुद्दों को तय करने की दिशा में बढ़ने लगे तो और मुश्किल हो जाती है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी का औरा गायब हो चला है। शायद इसीलिए इस जमीन पर जो भगवा चोखा रंग कल तक योगी आदित्यनाथ के जरिए दिखाई देता था वह भी काफूर हो चला है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव जो इस वक्त मुलायम सिंह यादव की विरासत को उठाए जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी राजनीति के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। पहली बार यादवों की दबंगई को वह रोकना चाहते हैं। पहली बार वह जातियों के समीकरण के आश्रय अपने संगठन के पैमाने को बढ़ाना चाहते हैं और इस दायरे में हर छोटी बड़ी राजनीतिक दलों के साथ कैसे किस रूप में समझौता करना है, जहां पर यह मैसेज उत्तर प्रदेश के भीतर चला जाए कि दरअसल यह जीत समाजवादी पार्टी की नहीं होगी, ये हार बीजेपी की होगी, ये हार उस अहंकार की होगी जिस अहंकार को बीते 5 बरस से उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा और भोगा है। शब्द चाहे अखिलेश यादव के निकल रहे हों, और आज की मुलाकात जब वह शिवपाल यादव के घर पर पहुंचे, चचा के घर पर पहुंचे, चचा की पहचान भी एक दबंगई राजनेता के तौर पर रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई जरूर, लोहिया का गान किया जरूर, लेकिन एक हद तक अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बनाए रखी। एक हद तक वह राजभर को भी चचा कहने से इनकार नहीं कर पाए। एक हद तक संगठन के भीतर और जिले दर जिले और पंचायत दर पंचायत उन्होंने जातियों के समीकरण को समाजवादी पार्टी में समाने की चेष्टा की, लेकिन ये लहरें बड़ी ऊपर की है। इन्हीं लहरों को बीजेपी ने पढ़ा है। बीजेपी ने अपने तौर पर ओबीसी को साधने की कोशिश की है। इन्हीं के आधार पर उन्होंने मान लिया बीजेपी ने कि ब्राह्मण वोट हमारे पास आ जाएगा। मान लिया गया कि काशी, अयोध्या और मथुरा को लेकर मुसलमानों को अलग तलग कर कर आने वाले वक्त में एक मोटी लकीर शायद खींची जा सकती हो, जिसके बाद हिंदू जातियों में नहीं बटेगा और वो हिंदू वोटर होकर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन यकीन जानिए, जो प्रयोग काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक थिएटर के जरिए कर दिखलाया, जो काम 11 मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे रुद्राभिषेक की मुद्रा में आकर सब कुछ दिखा दिया और आने वाले वक्त में हर कोई मथुरा का जब इंतजार कर रहा है, ये बात उत्तर प्रदेश की पथरीली राजनीतिक जमीन पर उठती हुई लहरों को शायद मंजूर नहीं है। दूर की गोटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देख रही है, किसे जिताना है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनके जहन में बीजेपी को लेकर ही हां या नहीं होता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, इनको लेकर कोई हां ना की परिस्थिति में आपको नहीं आ पाएगा। हां, यादव अपने तौर पर जरूर कहेगा कि समाजवादी पार्टी, दलित अपने तौर पर बीएसपी का नाम जरूर लेगा, और जहां कांग्रेस का संगठन है वहां पर प्रियंका का नाम जरूर लिया जाएगा। लेकिन अब शायद दिल्ली में यह खतरे की घंटी सुनाई देने लगी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं या जनता उन्हें अपने हाथों हाथ में ले रही है, वो सिर्फ लाल टोपी पहने हुए लोग नहीं हैं, वो अलग अलग जाति समुदाय के लोग हैं। और इन लोगों का जमावड़ा किसी भी रैली में जिस तरीके से हो रहा है, उसमें अखिलेश की मौजूदगी एक नेता के तौर पर जरूर है, लेकिन यह एक विरोध की उत्कंठा है लोगों के बीच में, जहां पर उन्हें यह महसूस होने लगा है कि यह कैसी परिस्थिति है जहां पर गवर्नेंस फेल हो, विकास का बंटाधार हो और उस पर ऐलान दर ऐलान विकास को लेकर और लोकार्पण के जरिए हजारों करोड़ के जिले दर जिले हो रहे हैं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की 4 यात्राओं को इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से पहले तय किया गया है।
यानी इसी महीने 28 तारीख तक के बीच में 4 यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी और करेंगे। 6 यात्राएं कर चुके हैं। इन 10 यात्राओं के बाद जनवरी के महीने में 12 यात्राएं उनकी और होंगी। आखिर के वक्त में खास तौर से पूर्वांचल का जो इलाका है वहां पर 3 दिनों की रैली, जो लगातार उनका जो रोड शो चलता रहेगा वह भी चलेगा। सब कुछ निर्धारित है। सवाल सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश के भीतर में 300 से ज्यादा सीट हासिल करने वाली योगी आदित्यनाथ के हाथ पांव इस वक्त क्या वाकई फूल चुके हैं, या फिर बीजेपी के अंदरूनी संकट का उभार पहली बार बीजेपी का कार्यकर्ता भी महसूस कर रहा है और वो मैसेज अब कन्वे करने लगा है कि दरअसल योगी के आश्रय तो जीता नहीं जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी को ही यहां पर आना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी को यह लगने लगा है कि दरअसल उत्तर प्रदेश गंवाने का मतलब सिर्फ लखनऊ की कुर्सी गंवाना भर नहीं है। इसकी दूरदृष्टि और इसकी आवाज इतनी दूर तक जाएगी जहां पर संकट 2024 में गहरा रहा है। और शायद इसीलिए उस कुर्सी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी की अब यात्राएं, चुनावी रैलियां, चुनावी रोड शो सब कुछ तय किए जा रहे हैं। लेकिन उसके आगे का सवाल यह है कि क्या वाकई इस दौर में अखिलेश यादव को जनता ने हाथों हाथ में ले लिया है? अगर आप समीकरणों को भांपना शुरू करें तो सबसे साइलेंट इस समय मुसलमान है। मुसलमान एक मुश्त एक साथ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में ही जाएगा, वो बंटना नहीं चाहता है। बड़ी तादाद में ओबीसी के भीतर इस बात को लेकर हलचल है कि अगर दलित वोट मायावती के साथ एकजुट रहता है, जो अक्सर रहा हुआ है, तो ओबीसी अपने बीजेपी से हटकर विकल्प को तलाशे, या फिर वो ये मान ले कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं तो उन्हें ही अपना नेता मान ले। यह भी संभव नहीं है। यानी ओबीसी के भीतर भी हलचल शुरू हो चली है। जो नॉन यादव ओबीसी है उसमें भी पहली बार एकजुटता देखने को मिल रही है। और इन रैलियों में, जिन रैलियों में बड़ी सफलता अखिलेश यादव को मिल रही है, और आज की तारीख में किसी भी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा देकर लोगों को बुला पाए। ये ताकत सिर्फ बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश के भीतर में पश्चिम के इलाके में, जो खास तौर से किसानों का बेल्ट है, जहां से राकेश टिकैत निकल कर आए, अब जहां पर आरएलडी ने समझौता कर लिया है समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ आकर खड़े हो गए, वहां पर नए समीकरण में जाट और मुसलमान अब साथ दिखाई देने लगा है। दलित भी आरएलडी के जरिए समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा, यह मैसेज भी अब आने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह हो चला है कि आज जब मुलाकात शिवपाल यादव से करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे तो यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। हो सकता है शिवपाल यादव की राजनीतिक भूमिका का कोई बहुत बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी को ना मिले, या फिर यह भी हो सकता है कि पहली बार मुलायम सिंह यादव जब राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं है तो पूरे यादव कुनबा जो है वह एक साथ अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश को अपना नेता मानते हुए एक साथ एकजुटता के साथ खड़ा हो जाए, जिससे कम से कम मैसेज तो जाए। क्योंकि यह भनक भी है कि कल को अगर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और मथुरा को लेकर आंदोलन शुरू होगा तो क्या यादव वोट बट जाएगा? क्या उसको बटने नहीं देना है? और यह परसेप्शन की लड़ाई पहली बार उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है, जहां पर यह मायने नहीं रख रहा है कि बीजेपी को हराएगा कौन। पहली बार यह मायने रख रहा है कि बीजेपी हार रही है तो जीतेगा कौन। और उस जीतने की प्रक्रिया में जो चेहरा उभर कर आया है वह अखिलेश यादव का बहुत तेजी से उभर रहा है। उनकी रैलियों के जरिए अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उस रैलियों के भीतर की अनुगुंज को जब आप सुनना चाहेंगे तो वह पहली बार लाल टोपी पहने यादवों से हटकर लाल झंडा हाथ में पकड़कर लहराते हुए बड़ी तादाद में दूसरे तबका भी नजर आ रहा है। 3 सवाल सबसे बड़े हो चले हैं। ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई जो योगी आदित्यनाथ के जरिए शुरू हुई और उस धीरे धीरे फैलती चली गई, और अब जब केंद्रीय राज्य मंत्री के जरिए भी वो मैसेज आ रहा है, क्या वाकई टेनी को हटाया जाएगा जो कि ब्राह्मण है? ब्राह्मण को हटाने के पीछे क्या वाकई एसआईटी की पूरी रिपोर्ट जो थी और जिस तरीके से कानून व्यवस्था अपने हाथ में लगाम के तौर पर पकड़ने की चाहत योगी आदित्यनाथ में थी, तो क्या इस राजनीति के आश्रय मैसेज अच्छा गया है?
मैसेज तो अच्छा गया कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, लेकिन वो मैसेज कहीं धूमिल कर गया जहां पर इससे पहले तमाम अपराधियों को घरों पर बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन यहां पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली का नजरिया और योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठे हैं, उनका नजरिया उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अभी भी अलग अलग रास्ते पर है। कांधे पर हाथ रखना, अंगोछा डालना, एक साथ गलबैयां डालना, ये सारी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की निकल कर आएगी। सीएम पीएम एक साथ नजर आएंगे, लेकिन फिर भी वह क्यों रास नहीं आ रहा है? रास नहीं आने की सबसे बड़ी वजह शायद वह हो चली है जहां पर उस मुद्दे को ही बीजेपी भूल गई जो लोगों की जिंदगी और लोगों के पेट से जुड़ा हुआ है। जिंदगी का मतलब शायद कहीं ना कहीं अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को लोगों के सामने रखना होता है, और मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा संकट उत्तर प्रदेश की सियासत में यही हो चला है कि अगर आप ठाकुर नहीं हैं तो फिर आपकी नहीं चलेगी। दूसरी जातियों का समावेश उनकी हैसियत देखकर होगा, उनके साथ बार्गेनिंग पावर देखकर होगा, जो शायद लोगों को भीतर से हिला चुका है। मुसलमान यूं भी अलग था। ओबीसी के भीतर लगातार इस बात की कोशिश की गई कि किस तरीके से यादव माइनस ओबीसी की दिशा में मंत्री बनाकर, केंद्र में मंत्री बनाकर उन जातियों को साधा जाए। यह भी उन जाति के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब एक ही शख्स है, और वो है देश के प्रधानमंत्री मोदी। बाकी कोई मायने नहीं रखता है वो कितने भी बड़ा कद्दावर क्यों ना हो। और ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों से निकले हुए अलग अलग जातियों को जो जगह दी गई, उसमें हर कोई देख रहा है कि राजनाथ सिंह का क्या हुआ। राजनाथ सिंह सरीखा कद्दावर नेता आज की तारीख में साइलेंट क्यों है, जबकि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के नेता के तौर पर राजनाथ सिंह की ही पहचान रही है। और 2014 के इलेक्शन में सारी सीटें बांटने से पहले राजनाथ सिंह से ही पूछा गया था, उन्हीं से राय मशविरा किया गया था। उसके बाद आरएसएस के लोगों को जोड़ा गया था, जिसमें कृष्ण गोपाल की भूमिका 2014 में बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन 2019 आते आते देखिए चीजें भटकने लगी। 2017 की जीत के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर आ गए, उसको लेकर भी सवाल था कि दिल्ली तो मनोज सिन्हा को बनाना चाहती थी, दिल्ली तो कुछ और सोचती थी उत्तर प्रदेश के बारे में। वह स्थितियां कैसे धूमिल हो गई, और अगर धूमिल हो गई तो क्या वाकई 5 बरस में कुछ ऐसा काम मौजूदा मुख्यमंत्री ने कर दिया जिसका नाम लेकर वह चुनाव जीत जाए? नहीं जीत सकते हैं, यह दूसरा कोई नहीं कहता है, दिल्ली कह रही है। दिल्ली का आर्गुमेंट बड़ा साफ है, आपको धनबल की जरूरत पड़ेगी, आपको बाहुबल की जरूरत पड़ेगी, आपको दबंग राजनीति की जरूरत पड़ेगी, आपको गवर्नेंस अपने साथ चुनाव के अनुकूल हो जाए इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहां पर बैठे नौकरशाही की जरूरत पड़ेगी, आपको इन सब के बीच केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बलों की जरूरत भी इलेक्शन के दौर में पड़ेगी। इन चीजों का जुगाड़ योगी आदित्यनाथ कैसे कर पाएंगे? शायद ये मैसेज दिल्ली का है, और शायद इस मैसेज को योगी आदित्यनाथ अभी भी नहीं पचा पा रहे, और उनका मानना है कि वो अपने बूते इस चुनाव को निकाल सकते हैं। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, तो इन सब के बीच वोटर कहां है? ध्यान दीजिए, जनता के साथ सरोकार रखते हुए, उनके मुद्दों को उठाते हुए, या उनके सवालों को रैलियों में बताने की परिस्थिति में बीजेपी का कोई नेता नहीं है। इन बातों का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं, अपने तौर पर प्रियंका गांधी कर रही है, छिटमुट अवस्था में मायावती भी कर रही है। लेकिन बीजेपी का कोई नेता यह बताने और बोलने को तैयार नहीं है कि क्या स्थिति है बेरोजगारी की, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में उद्योगों के ना लग पाने की, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के भीतर में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर, और क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के भीतर में अभी भी जो कमीशन एस्पेक्ट है या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, वह दरअसल सिस्टम का हिस्सा कैसे किस रूप में बन गया, यह किसी को पता ही नहीं चला। यानी करप्शन का सिस्टम में तब्दील हो जाना, सेलेक्टिव क्राइम को नकेल कसने के लिए कानून व्यवस्था अपने अनुकूल रखते हुए उसको भी ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम का हिस्सा बना देना, ये सारी चीजें जिले दर जिले लोग देख रहे हैं। और पहली बार जब वो निकल रहे हैं अखिलेश यादव की रैलियों में, या फिर महिलाओं की तादाद जो प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही है, वो यूं ही नहीं हो रही है। उसके पीछे लोग दरअसल कोई प्रेम हो या नहीं हो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, लेकिन बीजेपी से विरोध है। और
इस नब्ज को पकड़ पाने की स्थिति में ना तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ आ पा रहे हैं, ना ही दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार आ पा रहे हैं। वो अभी भी मानकर चल रहे हैं कि ऑरा काम करेगा और प्रधानमंत्री का ऑरा बहुत बड़ा होता है। उसी में कुछ तमगे पहली बार मुख्यमंत्री के जरिए जोड़ दिए गए, ये कहकर जोड़ दिए गए कि दरअसल इससे राज्य में एक प्रभाव पड़ेगा। और जो काशी में बैठक हुई और अगले दिन सब जब अयोध्या गए तो मैसेज यही था कि आप अपने तरीके से अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ जो संगठन है उसके संगठनों की आवाजाही उत्तर प्रदेश के भीतर जिले दर जिले आप कैसे फैला सकते हैं, इस दिशा में काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश ना रहने का मतलब है 2024 के चुनाव का संकट गहराते चले जाना। 3 सवाल सबसे बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले बीजेपी की मौजूदगी जब भी रही है वह एक ही नेता के आश्रय रही है। या तो कभी कल्याण सिंह रहे, या कभी राजनाथ सिंह रहे, या कभी नरेंद्र मोदी रहे, या फिर कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे थे। मौजूदा वक्त में कोई नेता अगर है तो वह नरेंद्र मोदी की दिशा में जाता है, जिनका ऑरा काशी से अयोध्या के बीच में खत्म हो चला है। वो ऑरा निखर कर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय तौर पर अर्थव्यवस्था जब फेल है तो वह केंद्र की इकोनॉमिक पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश को राहत और रियायत देने की स्थिति में आ नहीं पा रही है। यानी चेहरा बीजेपी के साथ गायब हो चला है। दूसरी बात, बीजेपी जिस समीकरण के आश्रय चल रही है, जहां पर वह जाटव को माइनस करके दलितों को अपने साथ लाकर वह भी चंद चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सोच रही है वोट उसके पास आ जाएगा, माइनस यादव करके बाकी ओबीसी को लेकर सोच रही है शायद हमारे साथ वोट आ जाएगा, माइनस जाट को करके वाकई किसानों को सोच रही है हमारे साथ आ जाएगा। यह स्थिति उन चेहरों के आश्रय संभव नहीं है जिन चेहरों को या तो बीजेपी संगठन में जगह दे दी गई या फिर मंत्री बनाकर उनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया गया। उससे संभव उत्तर प्रदेश की पथरीली जमीन इजाजत नहीं दे पा रही है। तीसरी बीजेपी की जो सबसे खतरनाक परिस्थिति पहली बार आकर खड़ी हो गई है, जहां पर धर्म की राजनीति का भी असर, यानी जिस राग में लगातार तमाम मुद्दों को मंडल कमंडल से लेकर 1991 के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत ने देखा है, संयोग से 2021 खत्म होने को आ रहा है, उस वक्त जो नज़ारा नज़र आ रहा है उसमें बैठे हुए पंडे पुरोहित भी बीजेपी की इस राजनीति को नकार रहे हैं, जहां वो धर्म सत्ता के आश्रय राजनीतिक सत्ता को पाने की दिशा में बढ़ना चाहती हो। यह 3 नेगेटिव एस्पेक्ट्स बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति में अखिलेश के पास संगठन है, समाजवादी पार्टी के पास संगठन है। वह संगठन इस रूप में सक्रिय हुआ है और उसका विस्तार इस रूप में किया हुआ है जिससे तमाम जातियों के लोग साथ में समाजवादी पार्टी के जुड़े। अलग अलग जगहों पर सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, राजपूतों को भी जगह दी गई है, सिर्फ राजपूतों को नहीं, भूमियारों को भी जगह दी गई है। अलग अलग जगहों पर दूसरी ओबीसी जातियां जो है उनको भी स्पेस दिया गया है, जिससे उन इलाके के युवा जो तबका है वो साथ में जुड़ जाए। और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश वह जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार सबसे बड़ी संख्या में युवाओं के साथ है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब आम आदमी पार्टी ने कहा हम बेरोजगारों को 5,000 रुपये महीना देंगे और उसने आंकड़े निकाले कि सेवा योजन दफ्तर में तो जो रजिस्टर्ड जहां पर बेरोजगार है उनकी संख्या 54 लाख है। हमने जब हिसाब लगाना शुरू किया बेरोजगारों की तादाद, तो सिर्फ बनारस जैसी जगह में 3,21,000 बेरोजगार हैं। जो सरकार कहती है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर में जो युवा तबका है जो बेरोजगारी की परिस्थितियों में जी रहा है, उसकी संख्या तकरीबन 1,20,00,000 है। इतनी बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार परिस्थितियों के साथ अब उस राजनीति की तरफ टकटकी लगाए हुए है, जो राजनीति अपने तौर पर चुनाव के वक्त रोजगार भी देती है और चुनाव में जीत के बाद कुछ सहूलियत भी देती है। कोई काम होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये सारी परिस्थितियों में बीजेपी का अपना कैडर भरा पड़ा है, जिसके काम बीते 5 साल में पूरे नहीं हुए। उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवक हैं, उनके काम नहीं हुए, उनके भीतर आक्रोश। और इन सब के बीच संघ की मान्यता राजनीतिक तौर पर किस तरह से एक
कार्यकर्ता सरीखी हो गई है जो चुनाव में जिताने की मशीन के तौर पर काम करे, यह भी आरएसएस के भीतर बड़ा जबरदस्त इसको लेकर असंतोष है। वो कह रहे हैं कि आरएसएस का मतलब आपको चुनाव जिताने की मशीन में खुद को तब्दील कर देना है, यानी वह विचार, वह हिंदुत्व, वह सारी सोच गायब हो गई इस पूरे प्रक्रिया में। इसको लेकर भी असंतोष की परिस्थितियां हैं। यानी उत्तर प्रदेश से खतरे की घंटी बीजेपी की बज रही है क्या? उत्तर प्रदेश के भीतर में अखिलेश क्या वाकई जीत के घोड़े पर सवार हो चले हैं क्या? हमें लगता है इन दोनों बातों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता ही पहली बार परिवर्तन की दिशा को अपने साथ आत्मसात करने के साथ जुड़ चुकी है, जहां पर सत्ता के तौर पर चाहे 5 साल की ही सत्ता हो बीजेपी की, लेकिन उसके भीतर बदलाव के चिन्ह ऐसा लग रहा है जैसे ये कितने बरसों से बीजेपी की सत्ता थी, अब इसे हम पलट डालें। कुछ ऐसी सोच आपको मेरठ में भी सुनाई देगी और यह सोच आपको काशी में भी सुनाई देगी, आपको बहराइच में भी सुनाई देगी और बुंदेलखंड में भी सुनाई देगी। उन जगहों पर उन जातियों को बातचीत कीजिए जिन जातियों के आश्रय आपको लगता है कि बीजेपी सोच रही है कि माइनस यादव माइनस जाटव, दलित भी साथ आ जाएगा, ओबीसी भी साथ आ जाएगा और ब्राह्मण भी साथ आ जाएगा। ये परिस्थितियां पहली बार जनता के भीतर से गवर्नेंस का सवाल उठा रही है, अपनी ज़रूरतों का सवाल उठा रही है और कह रही है इस पर खामोशी क्यों बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।